करोड़पति काली बहू। हाय हाय, इनकी जोड़ी का तो क्या ही कहना। जब भी दोनों साथ में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई के साथ हंस आ रहा है। भाभी आप आंचल के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी बीवी है। तो देवर जी, इसमें मैंने गलती क्या कहा? खुद ही देख लीजिए, आपकी और उसकी हंस और कोई की जोड़ी तो लगती है। निहारिका की ऐसी बातें सुनकर आंचल को बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है और वे अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पीछे पीछे नितिन भी उसके साथ जाता है। अरे आंचल मान भी जाओ यार, तुम्हें तो पता है ना भाभी की आदत कैसी है। अब अगर तुम भी उनकी बातों को बुरा मानोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं कब तक बुरा ना मानूं? कब तक आखिर? भाभी मुझे ऐसे चिढ़ाती रहेगी। मेरी क्या गलती है अगर मेरा काला रंग है तो? और साथ ही मेरे इस काले रंग की वजह से आपको कितना झेलना पड़ता है। अरे तुम पागल हो क्या? देखो लोगों का तो काम ही है फालतू की बातें बोलना, और अगर तुम भी उनकी बातों को सीरियस लोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। देखो तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों पर गौर मत किया करो, खुलकर अपनी जिंदगी जिया करो। कैसे मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी लूं? लोग जीने भी तो नहीं देते मुझे। हर बार ये एहसास दिलाते हैं कि मैं काली हूँ। नितिन अपनी बीवी आंचल को समझता है और उसे वापस हॉल में ले आता है। आंचल बेशक से काली थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही अमीर और बहुत ही करोड़पति था। नितिन आंचल से बहुत ही प्यार करता था। उसने कभी भी आंचल के काले रंग की परवाह नहीं की थी। आंचल नेचर से बहुत ज्यादा सुलझी और समझदार थी, लेकिन आंचल की सास जानकी, जेठानी निहारिका और उसकी ननद दिव्या आंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या को देखने वाले कुछ लोग आ रहे थे। तभी दिव्या निहारिका से कहती है, भाभी जरा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है, और उसके साथ की ज्वेलरी, ये मुझ पर सूट करेगी ना? ये तो तुम पर बहुत जचेगा दिव्या। निहारिका भाभी, मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, क्या मैं भी तैयार होने जाऊँ? अरे अरे, अभी घर में बहुत काम है, बाद में तैयार होने जाना। और वैसे भी तुम्हारी काली शक्ल को देखकर तो मेहमान भाग ही जाएंगे। अच्छा होगा कि अगर तुम उनके सामने ना आओ तो। हाँ हाँ, निहारिका बहुत सही कह रही है। कोई तुम्हें देखने थोड़ी ना आ रहा है जो तुम तैयार होगी। जाओ घर के काम निपटाओ, वैसे भी घर का बहुत काम पड़ा है, और फिर तुम्हें दिव्या को भी तैयार करना है। आंचल बेशक से करोड़पति घर से आई थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता था। और निहारिका बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से आंचल की सास भी हरदम निहारिका की साइड लिया करती थी। और आंचल इस बात को लेकर हमेशा ही उदास रहा करती थी, लेकिन वे कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी और चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। शाम को लड़के वाले दिव्या को देखकर चले जाते हैं, लेकिन उस बीच आंचल को लड़कों वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता, जिस वजह से आंचल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अरे निहारिका, अर्जुन बेटा देखो, शादी में अब सिर्फ एक ही महीना बचा है, क्योंकि 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकल गया है। और नितिन को भी बोल देना कि फालतू के किसी भी काम में ना पड़े, क्योंकि घर में बहुत काम है। अरे माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दिव्या की शादी के सारे अरेंजमेंट मैं और नितिन मिलकर आराम से कर लेंगे। आंचल की इस घर में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे, और ये देखकर नितिन को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन नितिन आंचल से कहता है, आंचल आखिर कैसा दिल है तुम्हारा? तुम्हें इतने सारे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे इन लोगों को कुछ बोलने नहीं देती। लेकिन अब बस बर्दाश्त भी एक हद तक होती है। दिव्या की बस एक बार शादी हो जाए, फिर मैं अलग हो जाऊंगा। इन सब से हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी बिल्कुल इज्जत ना हो तो मेरी इज्जत कहाँ से होगी? हम कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो मम्मी, निहारिका भाभी और दिव्या दीदी को कितना बुरा लगेगा। ये मैं नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। लोग मुझे कहें कि बहू अपनी ससुराल का बंटवारा करवा रही है, और ये ताने में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी मैं इस रंग को लेकर बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, और वैसे भी अब मुझे आदत ही पड़ गई है इन सब की। एक ही तो दिल है आंचल, कितनी बार जीतोगी तुम? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। मेरे घर वालों की इतनी सारी बर्दाश्त करने के बाद भी तुम इन लोगों से अलग नहीं होना चाहती। देखो जी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर है। अब अगर मुझे ये 2 बातें बोल देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अलग हो जाएंगे। हम अलग भी हो गए तो तुम खुद ही सोचो, इतनी चहल पहल कैसे रहेगी फिर हमारे घर में। और देखो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा परिवार होना। आज तो तुमने अलग होने की बात बोल दी, आइंदा ये सब बोलना भी मत।
आंचल का बहुत बड़ा दिल था, लेकिन तब भी उसकी सास उसके रंग रूप को लेकर उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जानकी, निहारिका और दिव्या शादी की कुछ शॉपिंग करने कार से मार्केट जाती हैं। लेकिन मार्केट जाते समय इन तीनों का ही एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दिव्या, निहारिका को बहुत ही हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन जानकी को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और ये बात जब आंचल को पता चलती है तो वह नितिन को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। थैंक यू सो मच आंचल, तुम नहीं जानती अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। आप कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो मेरा परिवार है ना। जानकी हॉस्पिटल के दिन आईसीयू में थी। वह हॉस्पिटल का सबसे महंगा आईसीयू था और ये देखकर नितिन बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसने आंचल से कुछ भी नहीं कहा और वह अपने बॉस को फोन करके एडवांस सैलरी के लिए बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ आंचल फोन कर अपने पापा से बात कर रही होती है। जी पापा, आपकी मदद से आज मेरी सासू माँ बच पाई है। चलो बेटा, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तुम्हारी सासू माँ ठीक तो है। और हाँ बेटा, तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। अस्पताल का जितना भी खर्चा होगा, जैसा भी होगा, वो मैं देख लूंगा। तुम बस अपनी सास की सेवा करो। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी सास से मिलना चाहती है, क्या हम आ सकते हैं? हाँ पिताजी, बिल्कुल आप आ सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद अस्पताल के आगे गाड़ी आती है और इस गाड़ी से आंचल के माता पिता निकलते हैं। आइए आइए दशरथ जी, कैसे आना हुआ आपका? आप तो बस एक फोन कर देते, आपका सारा काम हो जाता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब जी, हम तो बस ऐसे ही हमारी बिटिया की सासू माँ को देखने के लिए आए हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ दशरथ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। अब उनकी जान खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है डॉक्टर। और हाँ डॉक्टर, मेरे दामाद से मिलिए, इनका नाम है नितिन। और नितिन बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी माँ को अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। नितिन अब समझ गया था। वह थोड़ा परेशान जरूर था, लेकिन उसे अपनी इस बात पर गर्व था कि वाकई वो आंचल की नजरों में अपना प्यार साबित कर पाया है और साथ ही आंचल के रूप में उसे बहुत ही अच्छी बीवी मिली थी। आंचल अपनी सास की खूब सेवा पानी करती है और वे अपनी बेटी की शादी से पहले ठीक भी हो जाती है। और ये सब देखकर आंचल की सास, उसके जेठानी और नंद को ये सब समझ आ चुका था कि आंचल बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। आंचल बहू मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दिव्या देखो, तुम्हें पता है आंचल हम सबसे कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको ठीक करने में सिर्फ और सिर्फ आंचल का ही हाथ है। सभी गिले शिकवे भुलाकर घर के सारे लोग दिव्या की शादी में जुट जाते हैं और धूमधाम से दिव्या की शादी भी हो जाती है। और दिव्या की शादी में दिव्या के ससुराल वालों को स्वागत करने के लिए जानकी, आंचल और निहारिका को एक साथ खड़ी रखती है और साथ ही बारातियों को आंचल से मिलवाते हुए कहती है कि आंचल उनकी छोटी बहू है। साथ ही ये सब देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा खुश था। पायल अपनी भाभी से बहुत नफरत करती थी। वह हमेशा अपनी भाभी के खिलाफ अपने भैया के कान भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन पायल का बड़ा भाई विनोद काम करके घर वापस आता है। तभी पायल अपनी भाभी ज्योति के खिलाफ विनोद के कान भरते हुए बोलती है, आ गए भैया आप? अरे क्या बताऊं, भाभी को जरा समझाया करो। अगर घर में रहती हैं तो कम से कम घर के प्रति थोड़ा ध्यान तो दिया करे। अरे घर का सारा काम छोड़कर घर के बाहर घूमती रहती है और यहाँ वहाँ की चुगली करती रहती है। अगर ऐसे ही रहना है तो इनके मायके ही भेज दो। अरे पायल, कल को तुझे भी तो जाना है किसी और के घर, और अपनी भाभी के लिए तेरे मन में इतनी कड़वाहट क्यों है? तेरी भाभी तेरे बारे में बहुत सोचती है, तेरी शादी कराना है, तेरी विदाई करानी है, तेरे लिए 1 रुपए जोड़ने की कोशिश करती है, और फिर भी तू अपनी भाभी के खिलाफ इतना जहर उगलती है, ऐसा क्यों? अरे भैया सच बताओ, आप ना जोरू के गुलाम हो और मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि माँ के जाने के बाद मेरी शादी कहीं हो पाएगी। कहते हैं ना, माँ बाप रहते हैं तब तक बच्चों को बहुत सहारा मिलता है। अब तुम ना मेरे पास माँ है ना पिता, शादी की उम्मीद तो है ही नहीं मुझे। मैं तो सोचती हूँ कहीं आप दोनों मेरी शादी किसी लंगड़े लूले से ना करवा दे। सच में तेरे अंदर बहुत ज्यादा जलन की भावना है। तेरे बारे में ना ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ना तेरी भाभी सोच सकती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सभी के लिए खाना लगाती है। तभी पायल अजीब सा मुंह बनाकर अपनी भाभी से बोलती है, भाभी ये सब क्या है? अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो मुझे बता देती, मैं बना लेती खाना। लेकिन इस तरह से खाना बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ पायल, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? भाभी ये पसंद आने वाला है क्या? जो मुझे पसंद आएगा? मुझे तो लगता है कभी कभी कि आप ना ये सब कुछ जानबूझ के करती हो, मुझे परेशान करना चाहती हो ताकि भैया गुस्से में आकर मेरी शादी यहाँ वहाँ करा दे और आप अकेले सुकून से इस घर में रहो। पायल तुम कितना फालतू बोलती हो।
तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में तुम्हारे भैया और मैं कितना सोचते हैं। हमें हमेशा तुम्हारी चिंता सताती है कि तुम्हारी शादी कैसे करेंगे। मैंने माँ जी से वादा किया था कि तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अरे बस, मुझ पर इतना एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही समय बीत जाता है। पायल के मन में अपनी भाभी के लिए जो कड़वाहट थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति को पायल के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। ज्योति यहाँ वहाँ पायल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है और एक दिन पायल के लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है जहाँ पायल को पसंद कर लिया जाता है। हर कुछ ही महीनों बाद शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया जाता है। जब ज्योति की शादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए ज्योति अपने पति विनोद से बोलती है, देखो विनोद, शादी में बस बिल्कुल ही कुछ महीने रह गए हैं और पायल की शादी के लिए हमें बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। मैं तो कहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में काम पर लग जाती हूँ। कुछ पैसे आएंगे तो उससे पायल के जेवर बनवा दूंगी और कोई कमी भी नहीं होगी उसकी शादी में। सच में तुम कितना सोचती हो उसके बारे में। माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, लेकिन फिर भी मेरी बहन तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा बुरा बोलती है। कोई बात नहीं, मुझे उसकी बात का कुछ बुरा नहीं लगता। नंद भाभी का रिश्ता ऐसे ही होता है। भाभी कितना भी अच्छा कर लेगी ना, वह नंद उनकी नजर में बुरी ही रहती है। और नंद कितना भी अच्छा कर लेगी ना, वह भाभी की नजर में कभी अच्छी नहीं बनती। तो ये रिश्ता ऐसा ही है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना। मैं कल से ही अपने लिए कोई काम देखती हूँ। इस तरह से ज्योति अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती है। ज्योति को एक दुकान पर काम मिल जाता है और वह दिन रात मेहनत करके पायल की शादी के लिए एक रुपया जोड़ना शुरू करती है। धीरे धीरे ज्योति पायल की शादी के लिए आधे से ज्यादा सामान का इंतजाम कर लेती है। एक दिन ज्योति पायल से कहती है, अरे पायल, हाँ शाम को तैयार रहना, शाम को हम मार्केट जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रांडेड लहंगा दिलवा दूंगी। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हें जो लहंगा पसंद हो तुम बस उसी लहंगे के ऊपर हाथ रख देना, मैं तुम्हें वही दिला दूंगी। और तुम्हारी शादी में जैसा मेकअप कराना हो वैसा करा लेना। मैं पैसे दे दूंगी अपने हिसाब से। मेकअप आर्टिस्ट देख लेना और मुझे बता देना। पायल का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। ज्योति को इस तरह से उसकी शादी के लिए इतना मेहनत और इतनी चिंता देखते हुए पायल को मन ही मन पछतावा होता है। वे खुद से बोलती है, ये सब क्या है? मैं भाभी आपको कितना गलत समझती थी। और भाभी, आप तो मुझे बेटी की तरह मानती हो। दिन रात मेरी शादी के लिए मेहनत करती हो, घर और बाहर दोनों का काम देखती हो, और मैं हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शायद माँ अगर जिंदा होती तो वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाती जितना भाभी आप कर रही हैं। ऐसे ही शाम को दोनों नंद भाभी मिलकर मार्केट जाती हैं, जहाँ ज्योति पायल को उसकी मनपसंद ब्रांडेड लहंगा दिलवाती है। अपना ब्रांडेड लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। जब शादी की बहुत सारी रस्में शुरू होती हैं, तो हल्दी वाले दिन ज्योति पूरा पीला रंग का डेकोरेशन करवाती है और हल्दी वाले दिन पायल का एक हल्दी लुक लेकर करवाती है, जहाँ सभी लोग पायल का हल्दी लुक देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। पायल बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। इस तरह से ज्योति पायल का हर एक दिन हसीन बनाने की कोशिश कर रही थी। सच में ज्योति, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। माँ के जाने के बाद तुमने मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अभी कैसे बातें कर रही है? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीबों को सपना देखने का अधिकार है और उन सपनों को पूरा करने का भी हक है। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने पायल को अपनी बेटी माना है। पायल की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी, कोई कमी नहीं होगी शादी में। तभी पायल रोते हुए आती है और अपनी भाभी से माफी मांगते हुए बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा किया है। आज मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आज आपने साबित कर दिया कि अब मेरी भाभी नहीं, आप मेरी माँ हो। साबित क्या करना है पायल, मैं तो तेरी माँ ही हूँ और कुछ ही दिन रह गए हैं, मेरी बेटियाँ विदा होने वाली है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी वाले दिन पायल बहुत ही सुंदर तरीके से मंडप में तैयार होकर आती है। ज्योति ने ही शादी का पूरा अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से किया था। सभी लोग पायल की शादी देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर पायल को विदा कर देते हैं।